नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। जनजातीय गौरव दिवस आज ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुभारंभ। केदारनाथ उपचुनाव का रण, दलित वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी। अनुसूचित जाति सम्मेलन का किया था आयोजन। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए परमजीत के पिता अनशन पर, विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग एसडीएम के आश्वासन के बाद किया खत्म। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर की पौड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रुड़की में भीषण सड़क हादसा, बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, घायलों को किया हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक एस टोरिया के मुताबिक ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेवक सदन में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से ओएनजीसी स्टेडियम में 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री शाम 5 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक इंदर आर्या और लोक गायिका रेशमा शाह अपनी प्रस्तुति देंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा ने दलित वोट बैंक को साधने को लेकर खास प्लान तैयार किया है। इस पर पार्टी आगे बढ़ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं भाजपा सभी वर्गों को साधते हुए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है। बात यदि दलित वोट बैंक की करें तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर लगभग 14,000 से ज्यादा का दलित वोट बैंक बताया जा रहा है, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत हार में निर्णायक वोट साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के सभी बड़े दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा मंच पर नजर आए। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त जो केदारनाथ में जो ऐसी सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें केदारनाथ विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और यही नहीं कि आपके जैसे नगर पंचायत आपके क्षेत्र के और आपके जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ में अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए, और इन तमाम चीज़ों को देख करके लोगों में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून के संबंध में बैठक की। इसको उन्होंने कहा था कि आने वाले 17 साल में सरकार सख्त से सख्त भू कानून लागू करेगी, जिसे लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा कि भू कानून को लेकर सरकार सही दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है।
कि मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने भू कानून पर भी ड्राफ्ट तैयार किया है, कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। अब उस पर चर्चा होकर आगे बढ़ रहा है। और मैंने जब आज मीडिया में देखा, कल जो मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, उसमें एक बहुत अच्छी बात ये की उन्होंने कि बंदोबस्त की बात की है कि अगर हमको भू कानून को सख्त करना है और उसको सही मायने में अगर लागू करना है तो उसके लिए बंदोबस्त पहली सीढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और कल जिस प्रकार गैरसैंण में बैठकर पलायन पर और भू कानून पर चर्चा हुई है, तो पहली बात तो पूरे प्रदेश की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए कि हम पहाड़ के सरोकारों के लिए पहाड़ पर बैठकर चिंता कर रहे हैं। खबर देहरादून से है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीछे कई वजह होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति है तो फिर अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है। कि ये सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके की तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला किया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें, डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क रजिस्ट्री ऑफिस के पास बनाया जा रहा है। इससे सामान्य नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। सो हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, e-registration.gov.in करके। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहान में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण का विरोध हो रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर संजय नेगी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने IMPCL के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। 2 घंटे सांकेतिक उपवास भी किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार दे रही है। कर्मचारियों के साथ स्थानीय आसपास के कई गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों और आजीविका को बचाने की लड़ाई है।
तो हमारा तयशुदा कार्यक्रम था, उसमें 2 घंटे का उपवास यहाँ पर रखा और भारत सरकार को और राज्य सरकार को जगाने का काम किया है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कर्मचारियों की ताकत और जो संयुक्त संघर्ष समिति सारे दल के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, इस पर हमारी सफलता मिलेगी। और मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी जब नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ प्रदेशों का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ नैनीताल में, माननीय हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे हैं। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है स्वनामधन्य नारायण दत्त तिवारी जी के लगाए हुए पौधे को रोकने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है, क्योंकि वो भी 2002 से 7 के समय पर मुख्यमंत्री थे। सरकार द्वारा IMPCL का निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे यहाँ के कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं, आशंकित हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर विगत 1 माह से यहाँ पे सांकेतिक धरना भी लगातार चल रहा है। और आज यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने आज पब्लिक सेक्टर बचाओ यहाँ पे एक धरना दिया सरकार के कानून में अपनी बात पहुँचाने के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो हम मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन आज हमें इस IMPCL को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी पर। विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने आज रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक की और अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। CDO हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने निरीक्षण के दौरान BDO रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और उन्हें निर्देशित किया कि वो जनप्रतिनिधि को योजनाओं से अवगत करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराएं। तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अभी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो DDO साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएँ हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इस बीच रुद्रप्रयाग जिले की राजनीतिक हलचल और उसके साथ ही वहां की सियासी आबो हवा, इसका जायजा लिया जन टीवी के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग जिले में और रुद्रप्रयाग जिले में जन टीवी उत्तराखंड की टीम आज जा रही है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को कवर करने के लिए। ये पहला पड़ाव है, ये यहाँ पर संगम है और यहीं पर रुद्रप्रयाग है, यानी रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट यहाँ से शुरू होती है। इस जिले का मुख्य द्वार है रुद्रप्रयाग। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव चल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के खाते में भी ये सीट रही है और कांग्रेस के खाते में भी ये सीट रही है। बाबा भोले की कृपा इस बार किस पर होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 20 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता के जहन में क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ एक बार जनता के साथ होगा, यानी ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। रुद्रप्रयाग के पहले पड़ाव पर जन टीवी उत्तराखंड की टीम पहुंच चुकी है और इस पड़ाव की पल पल की जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता को घरों से बाहर लाकर अपने पक्ष में वोट डलवाने का काम करेंगे, या कांग्रेस की कौन सी रणनीति है, कौन सा बड़ा वो चेहरा, कौन सा बड़ा वो नाम है जो इस बार भाजपा को
पटकनी देने के लिए तैयार है। ये देखना दिलचस्प होगा आखिरकार 20 तारीख को घर से बाहर जब जनता निकलेगी किस मुद्दों पर वोट करेगी, किस आधार पर वोट करेगी और उत्तराखंड की विधानसभा यानी राजधानी देहरादून की विधानसभा में किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है। अपने सहयोगी हिमांशु बरमोरा के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, रुद्रप्रयाग। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जयपुर में भाजपा मुख्यालय की, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई और उसके बाद भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। नहीं हुआ है, चुनाव खत्म होता है जब अधिसूचना जारी होती है, और जब तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी न करते तब तक चुनाव आयोग आचार संहिता लगी रहती है। प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। जो कुछ हुआ है वो चुनाव के दौरान ही हुआ भी है। तो मैं ऐसी परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता हूँ, और जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं जो आचार संहिता लगने के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं उनको देता हूँ। हम इस घटना का मूल्यांकन जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद करेंगे। अभी हम चुनाव आयोग के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि अधिसूचना हट न जाए। लोकसभा सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक, राजस्थान में जो टारगेट था उससे दूर है, बढ़ गया, किस तरीके की समीक्षा? नहीं, दूर नहीं है। बहुत से कारण थे। हरियाणा का चुनाव चल रहा था, अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, साथ साथ उपचुनाव होने थे, तो हमारे बहुत से लोग पर बिजी थे। और इन 7 जगहों पर भी आपने देखा होगा हमने बहुत संगठित प्रयास किया है। पूरे राजस्थान से हमने अपने वरिष्ठ लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया हुआ था। सफलता सदस्यता हमारी बहुत अच्छी हुई है और हम इसे और भी अच्छी करने जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर हम बहुत अच्छी सदस्यता कर लेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश मीणा को किसने खड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी। मुझे दुख है कि अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, और हम आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जानते होंगे कौन सही है या कौन गलत है। हम आचार संहिता हटने का इंतजार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए परमजीत के पिता नानक सिंह अनशन पर बैठे। उनका कहना था कि उनकी जो रुकी हुई पेंशन है उसको चालू किया जाए और दूसरे बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके बुढ़ापे का कोई और सहारा नहीं है। वो मेहनत मजदूरी कर खाते हैं। वहीं एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने आश्वासन दिया कि नानक सिंह की रुकी हुई पेंशन चालू की जाएगी। जहां तक उनके लड़के की नौकरी का सवाल है उसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ऊपर प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। नानक सिंह ने उनके कहने पर अनशन तोड़ दिया। आंदोलन में शहीद हुए थे उनके पिताजी नानक सिंह जी यहाँ पर अभी अनशन में बैठे थे। उनकी कुछ मांगे थी, जायज़ मांगे थी, जो हम देखिए एक तो पेंशन वाला है और जो उनके कोई बेटे हैं उनकी नौकरी का मामला था, वो हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर पहुँचा दिया गया है। इसमें जो भी कार्रवाई शासन प्रशासन के स्तर से होगी हम उसमें करेंगे। तो आज हमने उनका अनशन तोड़ दिया और वो राजी भी हो गए, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम इसमें कार्य भी करेंगे और कर भी रहे हैं। लक्सर के बहालपुरी गांव में 13 वर्षीय किशोरी की डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। मृतक नाबालिग किशोरी के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिला अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देते हुए डॉक्टर पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। वहीं मृतक किशोरी के परिजन का कहना है कि उनकी बेटी को हल्का सा बुखार था, जिस पर उन्होंने गांव के ही एक डॉक्टर सुराज को अपनी बेटी के इलाज के लिए घर पर बुलाया था। डॉक्टर ने उनकी बेटी को दवाई दी और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई और इसके बाद वो अपनी बेटी को लक्सर के सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ऋषिकेश रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। जी सर, मेरी लड़की को नॉर्मल बुखार था। मन रसोजा डॉक्टर से बुलाकर
उसे दिखाई, उसने कहा कि इसको बुखार है। उसने जो है इंजेक्शन और दवा दी, जिससे मेरी लड़की की तबीयत अत्यंत खराब होती चली गई। और फिर मैंने दोबारा बुलाया तो दोबारा वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, लड़की को आराम चाहिए और ये सुबह तक ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऐसी रात को परेशानी आती है तो इसे बाहर ले जाइए। फिर भी मैंने कुछ क्षण के बाद ही 108 पर फ़ोन किया और मैं समुदाय केंद्र लक्सर गया। वहाँ से रेफर हरिद्वार के लिए किया, हरिद्वार वालों ने एम्स के लिए किया। एम्स में जाते ही उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी है। साहब मैं अमर सिंह बुलाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर अक्षय चौहान मेरे साथ था। हमने तुरंत काफ़ी उनकी मदद करने के बाद में हमने एक इंजेक्शन दिया, जबकि हमने उसको रेफ़र कर दिया। तो दवाई देने से पहले ही रेफ़र के लिए बोला, वे रेफ़र नहीं गए। हमने ऑक्सीजन के लिए बोला, भाई पप्पू यहाँ चले जाओ, ऑक्सीजन मिल जाएगी सर। उनकी लापरवाही बरतते हुए वे पहले भी लोग गए, जबकि उसको ऑक्सीजन मिलनी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। बच्चे की डेथ ना कोई इंजेक्शन से हुई, ना कुछ ऑक्सीजन की कमी से हुई। हमने हमारे बेटे अक्षय चौहान ने भी यही सलाह दी, क्योंकि हमारा बेटा घर आया हुआ था। बेटा अक्षय चौहान BMS डॉक्टर, हमारी उन्होंने एक नहीं सुनी। फ्री के चक्कर में 160 बुलाकर पहले वे ब्लॉक गए, फिर वे हरमिलाप गए, फिर वे एम्स में ले गए। काफ़ी समय हो चुका था, जबकि ऑक्सीजन की कमी से उस बच्चे की डेथ हुई। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।